क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी जैसे कि मुझे बताया गया है कि ACCA भी शुरू होने जा रहा है, इसीलिए हम क्या करते अपने क्लास को थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं ताकि आपके लिए टाइम अच्छा मिल जाए कि आप पेपर दे सको। सही है। अब आप देखें F5 और F6 भी स्टार्ट होगा। अच्छा जी, हम लोग कहाँ पे थे? ये पढ़ लिया था, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल भी पढ़ लिया था, रॉन्गफुल डिसमिसल यहां से पढ़ना था, अनफेयर से पढ़ना था, अनफेयर डिसमिसल। Unfair dismissal is a statutory concept of dismissal and is based on Employment Right Act 1996. This right awards more remedies to an employee than wrongful dismissal. देखिए, अगर wrongful dismissal है तो आपके पास रेमेडी क्या है? सिर्फ एक ही रेमेडी है, और वो क्या है कि आपको पैसे दिए जाए, आपको कंपेंसेट किया जाए। लेकिन अगर अनफेयर डिसमिसल है तो आपको रेमेडी नॉर्मली रॉन्गफुल से ज्यादा मिलती है। A dismissal is fair or unfair based on the following: your reason for it, how employer acted during the dismissal process। दो चीजें, आप क्यों कह रहे हैं कि ये अनफेयर डिसमिसल है, एंड सेकंड, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया इस अनफेयर डिसमिसल में। दोनों इंपॉर्टेंट है। Qualification for claiming unfair dismissal: employee can only claim unfair dismissal if they have worked for 2 years of continuous employment। पहली चीज, कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट 2 साल से ज्यादा हो जाए तो फिर आप अनफेयर डिसमिसल के लिए क्वालिफाई करते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट एज वेल, लेकिन उसमें भी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसमिसल फॉर प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड इलनेस। A person dismissed for claiming an employee right, or if a person is health and safety representative of the employees and he is dismissed। दो चीजें, नंबर 1, उस पर्सन का राइट है कि वो क्या करे, उसका जॉब सिक्योर हो, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी रिलेटेड इलनेस। नॉर्मली क्या करते, औरतों को निकाल दिया जाता है, वो क्या कर सकते, अनफेयर डिसमिसल क्लेम कर सकते। इन सच केसेस 2 year कंटिन्यूस सर्विस इज नॉट मस्ट। इन दो चीजों में, दूसरा है हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। एक हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज है, उसने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए काम किया, एम्प्लॉयर को वही बुरा लगने लगा। जाहिर है, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए अगर काम करेंगे तो एम्प्लॉयर के पैसे लगते हैं, तो एम्प्लॉयर ने ये सोचा कि सबसे पहले इसी को ही क्यों ना निकाल दें। तो ये क्या कहलाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। अगर उसको डिसमिस किया जाता है तो ये अनफेयर डिसमिसल में आता है। इन दो लोगों के लिए 2 year कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट की शर्त नहीं है, बाकियों के लिए 2 year एम्प्लॉयमेंट की शर्त है। हु कांट क्लेम अनफेयर डिसमिसल? द फॉलोइंग: the right to complain to the tribunal about unfair dismissal isn't available to, number 1, self-employed people
वो लोग जो अपना कारोबार कर रहे, तो उसको किसने निकाला? उसको तो किसी ने नहीं निकाला, तो वो क्या कर सकता है? अनफेयर डिसमिसल के लिए क्लेम नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो ये कहता है कि मैं तो एम्प्लॉय था, मुझे निकाला, पता चला वो तो कॉन्ट्रैक्टर के कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो उसको भी नहीं निकाल सकते। मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्मी से अगर किसी को निकाला गया है तो उनके अपने लॉ है, अनफेयर डिसमिसल वाला लॉ उन पर लागू नहीं होता। Employees who have reached a settlement with their employment through settlement agreement or compromise agreement after taking legal advice, वो एम्प्लॉयज जो क्या करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं या कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें पैसे दे दो, ठीक है, हम क्या करते हैं, डिसमिसल नहीं करते या हम लोग काम नहीं करते, और वो फिर बाद में क्या करें, अनफेयर डिसमिसल क्लेम करे, तो ये गलत है। अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट कर लिया या सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लिए, अब वो अनफेयर डिसमिसल क्या होगा, नहीं हो सकेगा। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो लोग हैं जो बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जमीर लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो किसी के साथ काम तो नहीं कर रहा होता, उसका अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्स का काम है, तो उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसकी मर्जी है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे या ना करना चाहिए, उसकी मर्जी है। ये क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। आर्मी पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। एम्प्लॉय हैव रीच सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया तो फिर अनफेयर डिसमिसल नहीं आता। एम्प्लॉय टेकिंग पार्ट इन अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एक्शन, एक अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एक्शन में काम कर रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं, फर्ज करे किसी दूसरे इंडस्ट्री के दूसरे मेंबर, या मैं ये कह देता हूं हमारे कंपटीटर के साथ वो कोई मीटिंग करता है, काम करता है, वो ऑफिशियल नहीं है, या इंडस्ट्री में कुछ ऐसे काम करते हैं जो उसको असाइंड ही नहीं हुए, तो उसको क्या किया जाता है? फारिग किया जाता है। ये अनफेयर डिसमिसल है। मतलब दूसरे के काम में काम रखे। फॉर एग्जाम्पल परचेज मैनेजर है, वो सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को क्या करे, कहे कि आप ये कर दो, वो कर दो, या वो सेल डिपार्टमेंट का काम भी कर रहा है, तो ये अनऑफिशियल है अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया। पुलिस स्टाफ को अगर निकाला जाता है तो ये अनफेयर डिसमिसल में नहीं आता। एक पुलिस स्टाफ है, उसको पुलिस से निकाल दिया गया, तो ये अनफेयर डिसमिसल में नहीं आता। बेटा उनके अपने रूल्स है समीर, आर्मी के पुलिस के अपने रूल्स है, तो उस पर ये वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते। अब आर्मी से किसी को निकालते हैं, पुलिस से निकालते हैं, उनका अपना ट्राइब्यूनल मौजूद है, वहां जाए ना, अनफेयर डिसमिसल में नहीं आ सकते समीर। पॉइंट ई, अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एक्शन, एक एक्शन के लिए वो ऑथोराइज ही नहीं है, वो एक्शन करता है। एक एग्जांपल और दे देता हूं, एक बहुत बड़े चेक पर भी एम्प्लॉय का, और चूंकि वो ऑथोराइज सिग्नेटरी भी था, तो उसने पैसे जो है पेबल ने क्या किया, पैसे निकाल दिए। अब जब पता चला कि ये चेक पर साइन किसने किया है, तो एक ऐसे बंदे ने किया था जो कि 50,000 रुपीज के चेक के लिए ऑथोराइज सिग्नेटरी है, उसने 10 लाख रुपए के चेक के लिए साइन कर दिया, तो ये अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एक्शन है। उसको अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए, अगर वो अपने लिमिट से एक्सीड कर करेगा तो आप उसको डिसमिस कर सकते हो। उबैद अभी क्लियर है? सही है। इफेक्टिव डेट ऑफ डिसमिसल, टर्मिनेशन बाय नोटिस, द डेट ऑन विच नोटिस एक्सपायर। अगर नोटिस दे दिया गया डिसमिसल का, तो फिर जिस वक्त नोटिस एक्सपायर होता है वही टाइम से क्या शुरू हो जाता है, डिसमिसल शुरू हो जाती है।
टर्मिनेशन विदाउट नोटिस, विदाउट एनी नोटिस अगर आपको क्या किया गया, कहा कि निकल जाओ, तो द डेट ऑफ टर्मिनेशन जिस दिन कह दिया वही होगा। मतलब इसका मतलब ये कि जिस दिन आपने एक्चुअल में कंपनी छोड़ा है वो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ डिसमिसल होगा। When contract is not renewed, the date on which a contract expires. अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया वही डेट क्या कंसिडर होगा, इफेक्टिव डेट ऑफ डिसमिसल कंसिडर होगा। टाइम एंड प्रोसीजर ऑफ अनफेयर डिसमिसल क्लेम। अब टाइम और प्रोसीजर क्या होगा अनफेयर डिसमिसल का? विद इन 3 मंथ ऑफ डिसमिसल आपने अप्लाई करना है। 3 महीने गुजर गए, जी समीर बताएं। मेरे बच्चे बड़ा सिंपल है। फर्ज कर एक एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को नोटिस दे दिया है तो डिसमिसल नहीं हुआ। जब नोटिस खत्म हो जाएगा और वो एम्प्लॉय अगले दिन से नहीं आएगा तब से डिसमिसल शुरू हो गया। समीर अभी क्लियर है? दूसरा, अगर विदाउट नोटिस है तो वो तो बड़ा सिंपल है, जब से कह दिया कि काम पे मत आओ बस वही आपका डिसमिसल डेट होगा। समीर जी बच्चे, इफेक्टिव डेट ऑफ डिसमिसल। तीसरा है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिन्यूड। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो जिस दिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था तब से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है डिसमिसल। अब डिसमिसल के लिए आप अनफेयर डिसमिसल के लिए आप अप्लाई करते हो। आप ये अप्लाई करते हो कि जो हमारा डिसमिसल है वो अनफेयर है। तो कब आप अप्लाई कर सकते हैं? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट कब होगा? वो विद इन 3 मंथ ऑफ डिसमिसल। ये जो इफेक्टिव डेट ऑफ डिसमिसल जब से शुरू हुआ है 3 महीने के अंदर अंदर आप क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर आप कोर्ट के पास जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल, किसके पास जाएंगे? एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। एम्प्लॉयर विल शो द प्रिंसिपल रीजन ऑफ डिसमिसल। एम्प्लॉयर ये शो करेगा कि क्यों निकाला गया इस बंदे को। दैट द रीजन इज अ फेयर और सब्सटेंशियल रीजन। और एम्प्लॉयर ने ये साबित करना है कि हमने अगर इसको निकाला है तो इस वजह से निकाला है। ट्राइब्यूनल विल असेस द रीजन फॉर फेयरनेस। और ट्राइब्यूनल इसकी असेसमेंट करेगा कि क्या ये फेयर डिसमिसल है या नहीं है। एंड आल्सो असेस द रीजनेबलनेस ऑफ एम्प्लॉयर प्रोसीजर फॉर डिसमिसल। और ये भी देखेगा कि क्या
जिस तरीके से निकाला गया वो रीजनेबल है या नहीं है। तो मींस एम्प्लॉय क्या करेगा, वो अनफेयर डिसमिसल के लिए ट्राइब्यूनल के पास जाएगा और फिर एम्प्लॉयर ने ये प्रूव करना है कि हमारा जो ये हमने जो इस बंदे को निकाला हुआ है वो फेयर डिसमिसल है। अगर नहीं करेगा तो ये अनफेयर डिसमिसल होगा। एक्टिंग रीजनेबली, एम्प्लॉयर क्या रीजनेबल प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक्टिंग रीजनेबल है। इवन इफ यू हैव ए फेयर रीजन, द डिसमिसल इज ओनली फेयर if you also act reasonably during the dismissal and disciplinary process। अगर डिसमिसल और डिसिप्लिनरी प्रोसेस के मुताबिक आपने काम किया होगा तब ये फेयर डिसमिसल होगा। सिर्फ इस चीज से बात नहीं बनती कि हमारा जो रीजन है वो फेयर है इसलिए इसको निकाल देते हैं। देयर इज नो लीगल डेफिनेशन ऑफ रीजनेबलनेस, और इस रीजनेबल की कोई डेफिनेशन नहीं है। बट इफ यू आर टेकन टू द एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, दे वुड कंसिडर वेदर यू जेन्युइनली बिलीव दैट द रीजन वाज फेयर। पहली चीज वो ये देखता है कि आपने जिस काम के लिए निकाल दिया है, क्या आप समझते हैं ये रीजनेबल रीजन है कि उसको निकाला जाए, फेयर रीजन है कि उसको निकाला जाए। Carried out proper investigation where appropriate। और सेकेंड बात ये कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि हम इस बंदे को निकाल रहे हैं, क्या एम्प्लॉयर ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। जहां पे जरूरी होता है, कुछ तो ये होता है कि आपके सामने एक ऐसी बात हो जाए कि आप उसको निकाल देते, उसको तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सुनी सुनाई बात है कि यार फलाना बंदा इस चीज में इन्वॉल्व है, तो पहला काम यह है कि वेदर यू हैव प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अबाउट दिस। इन अदर वर्ड, क्या आपने अपने एम्प्लॉय से कन्फेस किया था कि उसने ये एक, आप कह सकते हैं कि अनलॉफुल एक्ट किया हुआ है। फॉलोड द रेलेवेंट प्रोसीजर्स, क्या आपने प्रोसीजर्स को फॉलो किए थे। told the employee why they are being considered for dismissal and listen to their view। क्या आपने एम्प्लॉय को बताया था कि हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं कि आपको डिसमिस किया जाए, और क्या एम्प्लॉय की बात को सुनी गई थी। allowed the employee to be accompanied at disciplinary hearing, और क्या एम्प्लॉय को आपने अलाउ किया था कि वो डिसिप्लिनरी में हियरिंग में या डिसमिसल हियरिंग में पार्टिसिपेट करे। गेव द एम्प्लॉय एट अ चांस टू अपील, और एम्प्लॉय को चांस दिया था अपील का या नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे इस तरह से पढ़ते कि एम्प्लॉयर का रीजनेबलनेस देखा जाता है। तो पहला, क्या एम्प्लॉयर समझता है कि इस वजह से डिसमिसल होना चाहिए, इफ यस तो सेकंड आता है क्या एम्प्लॉयर ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फॉलो किए थे। इफ यस तो फिर थर्ड आता है क्या उस एम्प्लॉय को भी सुना गया था और उसको बताया गया था कि हम आपको निकालना चाहते हैं। इसमें क्या करते, एक लेटर दिया जाता है, उस लेटर में लिखा होता है आप हमें रीजन बताओ कि आपको क्यों ना निकाला जाए। तो वो कोई जेन्युइन रीजन बताएगा कि उसको क्यों ना निकाला जाए। अगर वो रीजन नहीं बता सकता तो इसका मतलब है आपका जो डिसमिसल है वो फेयर है। होपफुली ये बात क्लियर हो गई है। उसकी वर्डिंग भी यही होती है कि गिव मी सम रीजंस दैट व्हाई यू शुड नॉट बी एक्सपेल्ड, या इस किस्म की रीजन आप बता रहे होते या डिसमिस्ड, तो वो रीजन बताता है। Reasonableness might also depend on whether employee could be expected to understand the consequences of their behavior। Reasonableness किस चीज पर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय को पता था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे निकाला जाएगा।
अगर एम्प्लॉय को आपने पहले दिन से बताया हुआ है कि इन इन कामों की सजा क्या है, डिसमिसल है, तो अगर उसने फिर भी वो काम किया तो इसका मतलब है आपको फिर इतना ज्यादा प्रोसीजर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डिसमिसल एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। You must also set your dismissal and disciplinary rules and procedure in writing. If you don't, a tribunal can order you to pay employee compensation. आपके पास क्या होना चाहिए कि डिसिप्लिनरी रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन राइटिंग में होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ट्राइब्यूनल आपको कह सकता है कि यार कंपेंसेट करो एम्प्लॉय को। समरी डिसमिसल। This is when you dismiss someone instantly without notice or pay, in lieu of notice, usually because of gross misconduct, that is theft, fraud, violence. जो विदाउट एनी नोटिस क्या करते हैं, डिसमिसल होता है, ये क्या कहलाता है, समरी डिसमिसल। के किसी को बुला के कह दिया जाए ये फ्रॉड किया हुआ है उस एम्प्लॉय ने और उसको फौरन बता दिया जाए, और उसको फौरन ये बता दिया जाता है कि उसको डिसमिस कर दिया जाए। ट्राइब्यूनल में रूल अ समरी is procedurally unfair. You can only suspend someone without pay if their contract says that you can do this. ट्राइब्यूनल रूल्स भी क्या करता है, बताता है कि समरी डिसमिसल के लिए प्रोसीजरली अनफेयर एक चीज है या नहीं। एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें एक बंदा चोरी में पकड़ा गया है तो उसकी क्या होनी चाहिए, समरी डिसमिसल होनी चाहिए। अब उसके लिए जरूरत नहीं है कि वो क्या करे, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स को फॉलो करे। ये तो आम बंदे को भी पता है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसकी सजा क्या है, उसको डिसमिस कर दिया जाए। हाँ, अगर इस किस्म का सिचुएशन हो कि उसे कम से कम इस चीज का इल्म नहीं था कि इस पर क्या हो सकता है, समरी डिसमिसल हो सकती है, तो फिर उसको फिर क्या करते, थोड़ा सा वेटेज देते। फर्ज करें उसे नहीं पता कि इस किस्म की चीज फ्रॉड कहलाती है, उसे नहीं पता था कि उसका जो रिएक्शन है वो एक बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर सकती है, तो वहां पे फिर क्या करता है कि ट्राइब्यूनल फिर समरी बनाती है। एज प्रोसीजरली अनफेयर यू कैन ओनली सस्पेंड समवन विदाउट पे इफ देयर कॉन्ट्रैक्ट सेज यू कैन डू दिस। उसको फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। ट्राइब्यूनल कहता है ठीक है उसने गलती की है लेकिन चले उसको कुछ अरसे बाद फिर आप कंपेंसेट कर दें। The court will also judge whether any reasonable employer will do the same which the employee has done. जज ये भी देख रहा होता है कि क्या रीजनेबल एम्प्लॉयर इसी तरह करेगा जो इसने किया हुआ। इफ यस तो फिर समरी डिसमिसल जायज है। थेफ्ट, फ्रॉड, वायलेंस में जायज है। हाँ, अगर एक ऐसा टेक्निकल फ्रॉड हो जाए कि उसे पता ही नहीं चले और उसने फ्रॉड किया हो, मतलब किसी और ने फायदा ले लिया लेकिन उसमें यह भी इन्वॉल्व था, इसका ऑफिस भी इन्वॉल्व था, तो फिर उसको क्या किया जाता है, कुछ अरसे के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है विदाउट पे, और गवर्नमेंट फिर ये कहती है कि ठीक है फलाने तारीख से आप उनको दोबारा रीइंस्टेट कर दें। होपफुली ये बात क्लियर है। सही है। Fair dismissals. You must have a valid reason for dismissing an employee. एक एम्प्लॉय को डिसमिस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। वैलिड रीजंस इंक्लूड देयर कैपेबिलिटी और कॉन्डक्ट। पहली चीज उसकी कैपेबिलिटी नहीं है या उसने कोई ऐसा काम किया है कि उसको निकाल दिया जाए, रिडेंडेंसी। दूसरा,
वैलिड रीजन ये है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इसको रखा जाए, ये रिडंडेंसी कहलाता है। कि उसका निकालना ही बनता है, कोई और चीज नहीं बनती। तो कैपेबिलिटी और कॉन्डक्ट में फर्क है। कैपेबिलिटी का मतलब है कि उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है जो वो उसने क्या किया था, जो बताया था। और कॉन्डक्ट ऑफ एम्प्लॉय का मतलब ये कि उससे कोई ऐसी गलती हो गई है कि उसको हमने निकाल दिया। समथिंग दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लीगली बीइंग एबल टू डू देयर जॉब। कोई ऐसी चीज जो उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम लीगली बीइंग एबल टू डू देयर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गया तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए, हमें निकाल देना चाहिए। बेटा ये बात क्लियर है ना। सम अदर सब्सटैंशियल रीजंस, और ये रीजंस क्या कहलाते, फेयर डिसमिसल्स के पार्ट बनते। एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन। फर्ज करें, if an employer dismisses for want of capability on the part of employee, the employer has to establish that fault. अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, कैपेबिलिटी की वजह से किसी को निकालता है, क्वालिफिकेशन की वजह से किसी को निकालता है, तो फिर उसको क्या करना होगा, वो फॉल्ट बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहता है मैं ऐसी से मेंबर हूं, लेकिन उसकी डिग्री जाली हो, तो उसको निकालना चाहिए, या फेयर डिसमिसल है। उसके पास एक स्किल्स नहीं है, लेकिन वो ये कंसिडर करता है कि मेरे पास ये स्किल्स है, तो ये क्या है, ये आप कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी प्रॉब्लम है। व्हाट डज द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर, उसको जिस काम के लिए लगाया उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीए पास है और आप उसे कहते हो कि फाइनेंस डायरेक्टर बन जाओ, क्योंकि उसने क्या किया था, फाइनेंस डायरेक्टर के बारे में बताया था कि मैं फलानी फलानी कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर की हैसियत से काम कर चुका हूं। जब आपने छानबीन की वो नहीं था, तो ये कैपेबिलिटी हो सकती है। कैपेबिलिटी या क्वालिफिकेशन के बेस पर आपने फेयर डिसमिसल कर दिया। What is the general standard of performance of their employee in this trade? क्या जनरल स्टैंडर्ड्स है परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉय इन दिस ट्रेड, के इस काम के लिए परफॉर्मेंस या एम्प्लॉइज के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। ही मस्ट बी अ वेल वर्स ऑफ फाइनेंस, ही मस्ट बी ए प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन, ही मस्ट बी एन एसीसीए मेंबर। आपने कुछ तो क्वालिफिकेशन रखी होगी ना, कि कम से कम ये मिनिमम स्टैंडर्ड है क्वालिफिकेशन, ये परफॉर्मेंस के लिए कि कोई ये जॉब करे। ये क्या कहलाता है, कैपेबिलिटी या क्वालिफिकेशन कहलाता है। व्हाट इज द प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द डिसमिस्ड एम्प्लॉय देमसेल्व्स। जिनको आपने निकाल दिया है उसका स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को मैं ऐसे भी कंसिडर करता हूं कि एक बंदा हर बार लो ग्रेड्स ले रहा है, आपने उसको निकाल दिया। अब जनरल स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्या है कि जनरली कौन कितना रीजनेबल है, 80% रीजनेबल है, लेट्स सपोज। अब एक बंदा मुसलसल 80% से कम आ रहा है, तो आपने उसको निकाल दिया, ये ठीक है। अब एक बंदा 80 को टच कर रहा है, 85, 81, 82, और आप क्या कर रहे हैं, उसको निकाल दे, तो फिर ये अनफेयर डिसमिसल होगा। If an employee is incompetent, it must be of such a nature and quality as to justify dismissal. अगर एक एम्प्लॉय इनकॉम्पिटेंट है, उसे काम नहीं आता, तो वो उस नेचर और क्वालिटी का होगा कि उसका जो डिसमिसल है वो जस्टिफाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं कि फाइनेंस डायरेक्टर को एक्सेल शीट बनानी नहीं आती, तो उसको तो मैं कहता हूं कि सिर्फ
डिस्क्वालीफाई नहीं बल्कि उसको गोली भी मारनी चाहिए। इन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ए शॉप मैनेजर who left her shop dirty and untidy and who failed to maintain cash register. एक शॉप मैनेजर का तो काम ही यही है कि शॉप को क्लीन रखे, टाइडी रखे और कैश रजिस्टर को मेंटेन करे। अगर यही उसको नहीं आता या वो नहीं कर सकती तो उसको क्या करना चाहिए? फारिग कर देना चाहिए। कैपेबिलिटी इज टू बी असेस्ड बाय रेफरेंस टू स्किल्स। पहली चीज स्किल्स है, सेकंड एप्टीट्यूड, हेल्थ और एनी अदर फिजिकल और मेंटल क्वालिटी। कोई भी ऐसी क्वालिटी के वो मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करता है तो ये कैपेबिलिटी कहलाता है। क्वालिफिकेशन मीन्स एनी एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन रेलेवेंट टू द पोजीशन ऑफ दैट एम्प्लॉय होल्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि क्वालिफिकेशन के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन जरूरी है। फर्ज करें एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी में एक जॉब ऑफर होता है और उसमें ये कहता है कि हमें इंजीनियर चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, उसकी कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो वगैरह वगैरह। तो ये उसकी क्वालिफिकेशन है। Reasonable on the part of the employer is required. For example, consultation with the employee to determine area of difficulty. पहला काम, क्या वो एम्प्लॉयर आपसे पूछ रहा होता है कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? इफ यस, और एम्प्लॉयर आपको क्या कर। सेकेंड, allowing a reasonable time for improvement, और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए रीजनेबल टाइम दे दिया कि ये अब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी इम्प्रूव नहीं करता तो इसका मतलब है उसको फिर फारिग कर देना चाहिए। थर्ड, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इफ नेसेसरी। अगर उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, एम्प्लॉयर ने ट्रेनिंग भी दे दिया है और ट्रेनिंग के बावजूद उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती तो उसको निकाल देना चाहिए। कंसिडरिंग ऑल अल्टरनेटिव्स टू डिसमिसल, और तमाम चीजें जो डिसमिसल का अल्टरनेटिव है उन सबको कंसिडर किया गया, लेकिन अगर फिर भी काम नहीं होता, फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आती तो फिर क्या करना चाहिए? डिसमिस कर देना चाहिए। If the employer relies on ill health as a ground of incapability, there must be proper medical evidence. अगर एम्प्लॉयर ये रिलाई करता है कि इल हेल्थ की वजह से हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो एम्प्लॉयर को ये प्रॉपर मेडिकल एविडेंस देगा कि जी हाँ इसको ये प्रॉब्लम वाकई में है और ये इसके बेस पर काम नहीं कर सकता तो निकालना जायज है। The employer is entitled to consider their own business needs. एम्प्लॉयर अपने बिजनेस नीड्स को देखता है और उसी के बेस पर एम्प्लॉइज रखता है। A reasonable procedure involves caution, confrontation with records and the granting of the period of improvement. Reasonable procedures क्या है? Number 1, cautions. एम्प्लॉयर ने प्रॉपर एहतियात किया, कन्फ्रंटेशन विद रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड के जरिए ये प्रूव कर दिया कि जी हाँ इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं है और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए पीरियड भी दे दिया था, फिर भी इम्प्रूव नहीं हुआ। मतलब एम्प्लॉयर ने मुस्तकिल मिजाजी या तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया था, उसके बावजूद वो बेहतर नहीं हो रहा तो उसको क्या कर देना चाहिए? निकाल देना चाहिए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लिमिटेड वर्सेस थॉमसन, यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर केस है, देखते हैं। An employee had been away from work from around 25% of the time.
suffering from a number of complaints, all of which were certified by medical certificates. एक एम्प्लॉई है जो काफ़ी अरसे से बीमार है और वो 25% ऑफ द टाइम वर्किंग टाइम वो नहीं होता या नहीं होती. शी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ वार्निंग्स. एम्प्लॉयर उसको बार बार कहता रहा कि आप देखिए अपना इलाज करें क्योंकि आपका टाइम, आप हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं. Prior to dismissal, the company consulted their medical advisor. डिसमिसल से पहले कंपनी ने मेडिकल एडवाइजर से भी पूछा उसका कि क्या मसला है. Is the illness were unrelated and unverifiable. जो illness है वो verifiable नहीं है. He didn't consider an examination worthwhile. उसने कहा कि हम उसको तो कोई बीमारी नहीं है. जो डॉक्टर उसने बताया उसी डॉक्टर के पास गए कि हमें तो अभी पता ही नहीं चला इसको बीमारी क्या है. शी वॉज डिसमिस्ड. उसको फारिग कर दिया गया. डिसीजन, द डिसमिसल वॉज फेयर. और वो डिसमिसल क्या था? फेयर डिसमिसल था. होपफुली अब क्लियर है. बेटा सेकंड लास्ट का मतलब ये, एज द इलनेस वर अनरिलेटेड एंड अनवेरिफाइबल. इसका मतलब ये वो जो इलनेस है वो नजर ही नहीं आए. उसने जो बहाना किया था कि मुझे फलानी बीमारी है, वो बीमारी है ही नहीं. जी सही है. अनफेयर डिसमिसल देखते हैं. Even if you think you have dismissed someone fairly, they could still claim unfair dismissal against you if they think that the reason you gave for dismissal wasn't the real one. अगर आप क्या करते ये साबित कर सके, एम्प्लॉई ये साबित कर सके कि इसने जो डिसमिसल का रीजन बताया है ये रियल नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है. सेकेंड, द रीजन वाज अनफेयर. वो जो रीजन है वो अनफेयर है, बिना किसी वजह के झूठ बोल रहा है. एंड यू एक्टेड रीजनेबली, फॉर एग्जाम्पल फेलिंग टू गिव देम प्लेंटी ऑफ वार्निंग अबाउट देयर डिसमिसल. और एक्टेड अनरीजनेबली का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने अनरीजनेबली रिएक्ट किया और उसको डिसमिस कर दिया, ना उसको वार्निंग दी ना उसको कुछ और कहा. फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय आया, उसको बुलाया गया एमडी के ऑफिस में और कहा कि तुम कल से मत आना. अब वो कहते हैं जी रीजन क्या है? वो कहते हैं कि जी नहीं आप आज लेट आए थे. वो कहते हैं सर मैं तो सबसे पहले आया था या टाइम पे आया था. कहते हैं मेरे साथ रीजनिंग करते हो, बस मत आओ, कल से तुमने नहीं आना. अब अगर इस किस्म का सिचुएशन है तो ये अनफेयर डिसमिसल है. कोर्ट ने पूछा क्या मसला है, आपने बताया ये बार बार लेट आता है, मैं बार बार बता चुका हूं लेकिन फिर भी ये लेट आता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया. तो वहां ये प्रूव करना होगा कि क्या वाकई में ये हर बार लेट आता है. अगर लेट आता है तो क्या आपने उसको बार बार ये बताया था कि लेट आने की सजा क्या होगी? और फिर नेक्स्ट वन, क्या आपने उसको वार्निंग्स दी थी कि डिसमिसल हो सकती है आपकी इस बात पे? ऑटोमेटिकली अनफेयर रीजन फॉर डिसमिसल. कुछ ऐसे रीजन है जो ऑटोमेटिकली अनफेयर है. इवन इफ यू हैव एक्टेड रीजनेबली, अगर एक एम्प्लॉयर रीजनेबली भी एक्ट करता है फिर भी ये क्या है? ऑटोमेटिक अनफेयर रीजन फॉर डिसमिसल है. Some reason for dismissals are classed automatically unfair. These are to do with the following areas: pregnancy, including all reasons relating to maternity; family, including parental leave; paternity leaves, birth or adoption; adoption leave or time off for dependents. इनके लिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कहते हो कि यार 24 घंटे काम करो, वो कहते हैं नहीं जी मैं 12 घंटे काम करूंगा
8 घंटे सोऊंगा, ये 4 घंटे मेरे क्या है, मेरे फैमिली के लिए है, आपने उसको निकाल दिया, तो ये क्या कहलाता है, अनफेयर डिसमिसल है। एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, एक एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कोई काम कर रहा है, आपने उसको निकाल दिया। ट्रेड यूनियन का एक बंदा है, उसको आपने निकाल दिया, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन में है या एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव है, मशरूट बनता है, इसको तो पहले निकाल दो, तो ये क्या कहलाता है, अनफेयर डिसमिसल कहलाता है। नेक्स्ट है एक्टिंग एज एन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्टी। एक ऑक्यूपेशन पेंशन स्कीम का ट्रस्टी है, ट्रस्टी उस बंदे को कहा जाता है जिसके पास वो सारी चीजें अमानतें रखी जाती है, उसी को आपने निकाल दिया। ज्वाइनिंग एंड नॉट ज्वाइनिंग अ ट्रेड यूनियन, इस बात पे कि तुम ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, निकाल दिया गया। मतलब आप कहते हो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करो, उसने नहीं किया, आपने निकाल दिया। आपने कहा ज्वाइन ना करो, उसने ज्वाइन किया, आपने निकाल दिया, वगैरह वगैरह। बीइंग ए पार्ट टाइम और फिक्स टर्म एम्प्लॉय, पार्ट टाइम या फिक्स टर्म एम्प्लॉय है तो इसलिए निकाल दिया। डिस्क्रिमिनेशन, including protection against discrimination on the ground of age, disability, gender, reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion, and or belief, sex or sexual orientation in the North Island. In this also includes political belief. Discrimination में ये सारी चीजें आ जाती है। Pay and working hour, including the working time regulations, annual leaves and national minimum wage. And last one जो बहुत important है, whistle blowing. Whistle blowing क्या चीज होती है? जी बेटा, whistle blowing क्या चीज होती है? जी, शिकायत करना, किसी की शिकायत करना कि ये फलाना काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये विसल ब्लोविंग कहलाता है। नहीं, चुगली और विसल ब्लोविंग में फर्क है। विसल ब्लोविंग ये कि गलत चीज हो रही है, आप आइडेंटिफाई करते हो। इंडस्ट्रियल एक्शन, it's automatically unfair to dismiss someone for taking part of official industrial undertaking. इंडस्ट्रियल एक्शन ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो लॉफुल है, ऑफिशियल है, आप उससे वो काम करवा देते और बाद में कहते ये तो तुमने फ्रॉड किया, निकल जाओ। फर्ज करे, मैं एक आसान एग्जांपल देता हूं, आपने किसी की ड्यूटी लगाई है कि कैश क्या करे, कलेक्ट करे और ऑफिस तक लाए। वो कैश कलेक्ट करता है, ऑफिस तक लाता है, आप उसे ये कहते हो कि आज कैश क्यों कमाया, तुम निकल जाओ। भाई उसका काम रिकवरी का तो नहीं है, उसको तो आपने कहा है कि आप कैश लेकर आओ। ड्यूटी किसी और की है, लेकिन आज आपने इसको कह दिया तो ये लेकर आएगा। या इस किस्म की कोई भी चीज जो लॉफुल एक्ट उसने किया है, अपने डोमेन के अंदर किया है, लेकिन उसको निकाल दिया गया, तो ये क्या कहलाता है, अनफेयर डिसमिसल कहलाता है। Political belief and group, it's not an automatically unfair to dismiss someone because of their political belief or political group they belong to, but the tribunal might find this unfair. आपने किसी को पॉलिटिकल बिलीफ के बेस पर निकाल दिया, ठीक है, वो ट्राइब्यूनल गया, ट्राइब्यूनल ने डिसाइड करना है कि ये फेयर है या अनफेयर है। सही है, पॉलिटिकल बिलीफ के बेस पर कोई ऑटोमेटिकली अनफेयर नहीं बन जाता। पेनल्टीज फॉर अनफेयर डिसमिसल, पेनल्टी क्या है?
असामुद्दीन देखो बेटा, ये पॉलिटिकल या आप कह सकते हैं कि रिलीजन बिहेवियर जो है, इसमें थोड़ा सा एक फर्क है। फर्ज करे, देखो एक तो पॉलिटिकल ये है ना कि इमरान खान और नवाज शरीफ वाली बात हो रही है। एक पॉलिटिकल ये भी है कि लेट सपोज एक कहते हैं कि तालिबान क्या थे, वो मुसलमान है, शहीद है और ये सीधे रास्ते पे हैं। दूसरा ग्रुप कहता है नहीं, तालिबान जो है ये अच्छे रास्ते पे नहीं है और ये जितने भी फौत हुए ये हलाक हो गए और जो बाकी है वो जहन्नम में जाएंगे। बिलीफ हो सकता है इस किस्म का लोगों का, दोनों का अलग अलग, लेकिन उस बेस पर किसी को निकाल दिया गया है। अब ये फेयर है या नहीं है, उस टाइम का ट्राइब्यूनल बताएगा। अगर ट्राइब्यूनल एम्प्लॉयर के हक में है तो फिर समीर बेटा, मैं कुछ नहीं कहता तालिबान के बारे में, मैं गरीब आदमी हूं और अपनी ड्यूटी कर रहा हूं इस वक्त। ठीक है, आप लोग मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो अब उस बेस पे निकाल दिया तो ये आपने डिसाइड नहीं करना कि ये फेयर है या अनफेयर है, बल्कि ये क्या करना है, ट्राइब्यूनल ने डिसाइड करना है। If the tribunal finds that an employee has been unfairly dismissed, you might be ordered to reinstate them, give them their job back, or re-engage them, re-employ them with the different job. या तो उसी जॉब के लिए क्या कर दे, उसको बुला दे। अगर आप उसको कहते हैं कोर्ट को कि यार उसके लिए तो मैंने किसी और बंदे को रख लिया है, तो किसी और जॉब के लिए उसको क्या करे, री एंगेज कर ले। You might also have to pay compensation which depends on the employee. आपको कंपेंसेशन भी पे करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय कहता है कि ठीक है कंपेंसेशन ना दिया जाए तो फिर नहीं दिया जाता। होपफुली अब क्लियर है। मेरे ख्याल में आजकल इतना काफी है। अब ये कितना रह गए, 53, 54, 2 पेजेस इसमें रह गए। फिर आप लोगों ने जो पढ़ना है, मतलब कल हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर आप मुझे जो कहेंगे हम वही चैप्टर करेंगे। जी सब्जेक्ट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो 2-3 दिन रख लेते हैं ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। देखो बेटा, मैं हमेशा से नहीं बेटा, ऑनलाइन ही होंगे। लास्ट 2 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे सारे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, हम फेस टू फेस क्लास इसके लिए नहीं करते। सही है बच्चे? चूंकि देखिए मेरी जो आप कह सकते हैं कि जो पैक की तरफ से लायबिलिटी है वो तो यहाँ तक है, जो बाकी मैं कर रहा हूँ ये खुद से कर रहा हूँ, तो इसलिए बेटा उसमें पैक को इन्वॉल्व नहीं करते हम लोग तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने तो फिर मुझे पैसे देने। जी अगर मैं पैक को इन्वॉल्व करूंगा तो उन्होंने मुझे पैसे देने, और मैं नहीं चाहता कि मैं उनको इस बात पे लाइक उनके जहन में भी ये ना है कि यार ये तो मजबूर कर दिया है पैसे बनाने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि उस चीज़ों में पढ़ूं। ठीक है, आप लोगों का काम इंशाल्लाह होता रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।